तो दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस बार सही प्लेटफॉर्म चुना है, सही जगह आए हैं, जहां पर आपको लाखों में या मिलियन में सब्सक्राइबर तो नहीं मिलेंगे या मैराथन क्लास तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके सीटेट के एग्जाम में, परीक्षा में यहाँ से पर्सन बनेंगे। तो लिख दीजिएगा इस बार कलम से क्रांति, सीटेट में आपका 120 प्लस अंक आपका जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। सीटेट के लिए यहाँ पर ईवीएस पर्यावरण का महत्वपूर्ण क्लास है। इसी प्रकार का जो सीबीएसई सीटेट में परीक्षाओं में अपनी परीक्षा में प्रश्नों को रख रहा है, उसी के अनुसार यहाँ पर रखे गए हैं। हो सकता है यहाँ से आपका प्रश्न भी हुबरू वही देखने को मिल जाए। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया। एक बच्चा बताता है कि उसके घर में पानी को मिट्टी के घड़े में रखा जाता है। ईवीएस शिक्षक के लिए इस अनुभव का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या होगा? तो देखिए, सब शिक्षक के लिए इस अनुभव का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या होगा? इसे पुरानी पद्धति बताकर छोड़ देना चाहिए? नहीं भैया, ऑप्शन सी देखें। केवल घड़े की परिभाषा लिखवाना चाहिए? नहीं। बच्चे को सही उत्तर याद करवाना चाहिए? नहीं। यानी विभिन्न, साफ तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा, विभिन्न क्षेत्रों में पानी रखने के तरीकों की तुलना कराना ही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, सीटेट एक वो एग्जाम है जिसमें आप बिना पढ़े, बिना किताब उठाए, सिर्फ परीक्षा हॉल में जाकर अगर आपने बुद्धि, विवेक और उस समय प्रश्नों को समझ लिया कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऑप्शंस को समझ लिया, तो मैं डंके की चोट पर यहाँ पर कह रहा हूँ कि 120 अंक पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बिना पढ़े भी आप सीटेट में, यानी आप फतेह लिख कर आएंगे, 120 अंक पा कर आएंगे। सिर्फ प्रश्नों और ऑप्शंस को यहाँ पर समझना होता है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर बता दूं, अगर आपको इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आपने ऑप्शंस को यहाँ पर देखा, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना ही नहीं है, इनको हटा दीजिएगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं और बाकी बचा एक, तो आप आराम से वो आंसर लगा कर आइएगा। तो ये इस तरीके से आपको प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर है। बच्चों को यह समझाने के लिए कि सभी पौधों की जड़ें एक जैसी नहीं होती हैं, सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी होगी? यानी सभी पौधों की जड़ें एक जैसी नहीं होती हैं, तो सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी होगी? क्या केवल चित्र दिखाना में, अगर आप देखें तो केवल चित्र दिखाने से नहीं हो सकता है। क्या परिभाषा लिखवाना, प्रश्नोत्तर याद करवाना? नहीं। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक यहाँ पर बैठता है। विभिन्न पौधों की जड़ों का अवलोकन करवाना ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उन्हें विभिन्न पौधों की वास्तविक जड़ों का अवलोकन दिया जाए। इससे क्या होगा, जैसे कुछ पौधे की जड़ें रेशेदार हो पाई जाती हैं, या कुछ पौधों की जड़ें कैसे, तो उनको वास्तविक जो जड़ों का अवलोकन करने से ही जो बच्चे यहाँ पर समझ पाएंगे। और सबसे उपयोगी प्रभावी गतिविधि कौन सी है? आपकी बी यहाँ पर होगी। चलिए, अगला यहाँ पर देख लेते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया, निम्न में से कौन सा कथन खाद्य श्रृंखला के बारे में सही है? खाद्य श्रृंखला के बारे में अगर बात करें प्रश्न संख्या तीसरे की, तो भैया सीधी सी बात है कि इसमें केवल शाकाहारी जीव होते ना बाबा, इसमें ऐसा नहीं होता। सी ऑप्शन देखें तो भैया इसमें उत्पादक की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, इसमें सभी जीव एक स्तर पर होते नहीं। देखिए, इस प्रश्न को आप अगर देखा जाए, आपको बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन ऑप्शन पढ़ने के बाद आप खुद कह सकते हैं कि भैया इसका ऑप्शन पहला गलत होगा, आवश्यकता नहीं होती। नेगेटिव वाले की तो आपको हमेशा हटाने ही है। सीटेट के एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है। और एक ही स्तर पर होते हैं, ये भी इस प्रकार का जो ऑप्शन दिया गया है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता कि हाँ, ये यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा। तो उपयुक्त आपका एक जो ऑप्शन है बी है। इसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुँचती है। तो यहाँ पर सीटेट के प्रश्नों को देखा जाए तो एक चीज़ क्लियर होती है, मैंने हर बार आपको बताया है कि आपको यहाँ पर, आपने हज़ारों किताबें या 50 किताबें पढ़ ली, उससे कोई आपको मतलब नहीं। मैं आपको साफ तौर पर यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, सीटेट का एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम है, बिना पढ़े आप जाएंगे परीक्षा हॉल में, अपने विवेक और बुद्धि का प्रश्न को, अगर ऑप्शंस को अगर आपने समझ लिया,
तो सी टेट में 120 से प्लस से ज़्यादा अंक पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, जल्द से जल्द फिनिश करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, प्रश्न और उत्तर, ताकि हूबहू आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। और सी टेट कुछ रीजन और सेशन टाइप के भी प्रश्न पूछ रहा है, मैंने पिछले वीडियो बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का मानना है कि बादल जमीन से बहुत दूर बने बड़े बड़े कपास के ढेर हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी बच्चे का मानना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे को तुरंत गलत कहना यानी नहीं, बच्चे को डांटना नहीं है और उसको चुप कर कर बैठाना नहीं, उत्तर रटवाना बिल्कुल नहीं, प्रश्न को छोड़ना नहीं। यानी यहाँ पर सीधे शब्दों में देखा जाए उसके विचार को आधार बनाकर जल चक्र पर चर्चा करना ही सही होगा। देखिए ईबीएस में बच्चे के पूर्व ज्ञान और उसकी धारणाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। शिक्षक को बच्चे के उत्तर को तुरंत गलत नहीं कहने की बजाय उसके जो विचार हैं, जो आधार बनाकर, जैसे बादल है, बाष्पीकरण है और वर्षा से जैसे विषयों पर, यहाँ पर उसको क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे की जो उसको जानकारी है पहले से, जो गलत है या वो क्या हो, उसको उसमें सही जानकारी मिलेगी और उसका जो मानना है वो कहीं ना कहीं बदलाव यहाँ पर होगा कि जो वो जानता है वो क्या है, वो गलत उसको जानकारी है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ईबीएस में स्थानीय ज्ञान को सीखने का संसाधन बनाने का सबसे अच्छा उदाहरण है। स्थानीय संसाधन बनाने का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए हमें कुछ नहीं आता, स्थानीय ज्ञान सीखने संसाधन कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन से आप खुद देख सकते हैं, केवल पाठ पुस्तक पढ़ाना। तो आप सभी जानते हैं कि सी टेट अगर हम बात करें यहाँ पर ईबीएस में पाठ पुस्तक पढ़ाना से ही सब कुछ नहीं माना जाता है, तो इस ऑप्शन को हटा दीजिएगा। ठीक है, केवल इंटरनेट से जानकारी लेना, क्या ये आपका हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं कि इंटरनेट से जानकारी दे दी और बच्चा ऐसा नहीं, बच्चा को रटाना नहीं है हमें, ठीक है ना, बच्चों को परिभाषा याद करवाना भी नहीं है। स्थानीय लोगों से पारंपरिक जल संरक्षण के तरीके जानना, ठीक है ना, स्थानीय लोगों से, यानी साफ तौर पर देखा जाए जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5वां पूछा जा रहा है कि देखिए जो आपने देखा होगा कि स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर बच्चों को अपने जो परिवेश, संस्कृति और जो साफ तौर पर पर्यावरण के बीच संबंध समझने का क्या मिलता है, उनको अवसर मिलता है। तो ये देखिए आपको कुछ भी ना पता हो, लेकिन ऑप्शन अगर देखें तो एक ही सटीक बैठता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी क्षेत्र में पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है तो इसका संबंध माफ कीजिएगा, यदि किसी क्षेत्र में पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है तो इसका सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? तो क्या होगा, जैव विविधता में वृद्धि होगी। क्या जैव विविधता में वृद्धि होगी? वर्षा हमेशा बढ़ेगी? ना बाबा, ये तो हम ही सभी जानते हैं, पेड़ कटेंगे तो वर्षा तो वैसे भी नहीं होगी, गर्मी लगातार पड़ेगी, हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, पेपर देने जाएंगे परीक्षा के हॉल में तो आप तो बुद्धि विवेक इतना तो होगा ही, जल की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। क्या भैया पेड़ कटने से ऐसा हो जाएगा? ना बाबा, जैव विविधता भैया वृद्धि, तो पेड़ कटेंगे तो किसी चीज़ की वृद्धि तो नहीं होगी इस पृथ्वी पर, यानी हमें हानि ही होगी, यानी मृदा अपरदन बढ़ सकता। ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, ईबीएस में बच्चों को अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? अवलोकन कौशल, देखिए अवलोकन कौशल की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें ऑप्शन, पाठ याद करवाना नहीं बाबा, केवल एमसीक्यू करवाना नहीं बाबा, परिभाषा लिखवाना नहीं, एक सप्ताह तक आसपास के पक्षियों का रिकॉर्ड बनवाना। यानी अवलोकन कौशल विकसित करने के बच्चों को साफ तौर पर वास्तविक परिस्थितियों का निरीक्षण करने देना चाहिए। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनका निरीक्षण उनको करना चाहिए, तभी वो अवलोकन कर पाएंगे, उनका कौशल विकसित हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे ऑप्शन के हिसाब से आसपास के पक्षियों को देखें, ठीक है, कोई उनको पक्षियों को उन्होंने देखा, उनका नाम, रंग, आकार, भोजन और व्यवहार रिकॉर्ड वो करें, जिससे क्या होगा, उनको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव मिलेगा और वो सीख पाएंगे। देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि प्रैक्टिकली सारी चीज़ें, प्रत्यक्ष रूप से सारी चीज़ें अगर बच्चे करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जिस हिसाब से ऑप्शन दिया गया वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे उचित तरीका है? देखिए अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे उचित तरीका की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए अपशिष्ट प्रबंधन की अगर बात की जाए
तो क्या सभी कचड़े एक साथ फेंकना? ना, ये तो कभी आपने नहीं सोच, आपने ये भी सभी जानते होंगे, बुद्धि विवेक सभी को होगी, सभी कचड़े एक साथ नहीं फेंकना। प्लास्टिक को खुले में जलाना ना बाबा, कचड़े को नदी में डालना ना। गीले और सूखे कचड़े को अलग करना ही, यानी साफ तौर पर डिजाइन कचड़े को अलग अलग करना ही उचित अपशिष्ट प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गीले सूखे कचड़े को अलग करने से जो क्या होता है कि जैविक कचरे से जो आपका जानते हैं कि खाद बनाई जा सकती है, और सूखी जो वस्तुओं को क्या है पुनर्चक्रित करके किया, मतलब उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इससे क्या होगा, जो हमारा जो पर्यावरण है उस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए गीले और सूखे कचड़ों को अलग अलग किया जाता है ताकि इनका उपयोग किया जा सके और पर्यावरण को कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, एक शिक्षक बच्चों को स्थानीय बाजार ले जाता है, उनसे दुकानदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मापों का अवलोकन करवाता है। यह गतिविधि मुख्यतः किस प्रकार की सीख को बढ़ावा देता है? रटने के आधारित ना बाबा, यहाँ पर अगर देखा जाए, और ऑप्शन सी देखें, केवल लिखित या केवल मौखिक नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, अनुभवात्मक सीख यहाँ पर मिलेगी देखने को, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ध्यान रखेंगे ना, इसमें केवल बच्चे केवल किताब से जानकारी नहीं पढ़ते, बल्कि वास्तविक जो आपकी जीवन की स्थिति में देखकर, वो अनुभव कर कर और सारी चीज़ें देखकर सीखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो होगा बी हो जाएगा, रटना के आधारित या मौखिक या लिखित कराकर, ये नहीं, उससे बच्चे नहीं सीखेंगे। बच्चे जो भी प्रत्यक्ष रूप से जो एक्सपेरिमेंट लर्निंग से ही उनको अच्छे से सिखाया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, निम्न में से कौन सा जीव अपने भोजन के लिए मुख्यतः पौधों पर निर्भर रहता है? पौधों पर निर्भर रहता है भैया, शेर तो नहीं रहता, सांप नहीं रहता, बाज नहीं, एक ही हिरनी है जो रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया, किसी बच्चे से पूछा गया, यदि तुम्हारे घर में पानी की आपूर्ति एक दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? यह प्रश्न मुख्यतः किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? देखिए आपको कुछ भी नहीं आता, रटने की ना भैया, कभी हमें रटने की कभी नहीं, केवल बर्तनी क्या गणना नहीं, कल्पना और समस्या समाधान का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, जो यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होता है, और जो 11 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के इनमें से कौन सा आवश्यक है? देखिए सभी जानते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है, मैंने रखा है, शायद ये रिपीट भी हुआ हो, लेकिन अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं। आपने देखा होगा सीटेट सीबीएसई इस बार सीटेट कैसे प्रश्नों को रखा है। मैंने हर बार मैं वीडियो उसी प्रकार के बनाता हूँ, कुछ वीडियो पुराने प्रीवियस क्यू प्रश्नों पर भी रखता हूँ, कुछ सीटेट जिस प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा हूँ उस प्रकार के प्रश्नों को भी रखता हूँ, असर्शन रीजन या कुछ ऐसे प्रश्न जिनको पढ़ना है और उनको समझना है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। चलिए निम्न में से प्रश्न का 13वां है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उदाहरण है? जो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का उदाहरण भैया सभी जानते हैं, जंगलों की कटाई करना ना बाबा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है ना, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जो आपका ऑप्शन बी, वर्षा जल का संग्रह करना ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी सीटेट में आए हुए हैं, शायद आपको लग रहे हो आसान हो, लेकिन ये कई बार पूछे भी गए हैं, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ईबीएस की कक्षा में बच्चे अलग अलग उत्तर दे रहे हैं, शिक्षक को सबसे अच्छा व्यवहार क्या होगा? यानी ईबीएस के बच्चे अलग अलग उत्तर दे रहे हैं, केवल एक ही उत्तर स्वीकार करना चाहिए, क्या ये हो सकता? ना बाबा। ऑप्शन सी देखें, सभी उत्तरों को गलत कहना नहीं, चर्चा बंद कर देना नहीं, बच्चों से उनके उत्तर के पीछे के कारण पूछना ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मानकर चलेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने क्या दिया गया है, तो प्रश्न संख्या 15वां यहाँ पर देखेंगे। 15वां यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो इनमें से कौन जैव विविधता को अच्छी तरीके से दर्शाता है? किसी क्षेत्र के एक प्रकार का पेड़ होना ना, बिल्कुल ही, ये बिल्कुल कहीं सटीक बैठ ही नहीं रहा है। सी ऑप्शन देखें, केवल पालतू पशु होना नहीं, केवल फसल का उत्पादन नहीं। जो बिल्कुल सटीक उत्तर है, जो कहीं ना कहीं आप भी देख के बता देंगे, किसी क्षेत्र में विभिन्न पौधे पक्षी जीव पाए जाना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता को हम बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी, ये आपको ध्यान में रखना, उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि बच्चों को यह पता लगाना हो कि किसी वस्तु में चुंबकीय गुण है या नहीं है, तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? वस्तु का नाम याद करवाना ना बाबा, ये बिल्कुल नहीं होगा। उसका रंग देखना उसका आकार मापना नहीं, चुंबक से उसका परीक्षण करना। मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष रूप से सीखना है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करनी है, तभी हम बच्चों को अच्छी तरीके से
सिखा सकते हैं और जो उसके अंदर गलत कुछ चीज़ें हैं उनको सही तरीके में बदल सकते हैं जो उसको गलत जानकारी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण को कम करने में सबसे अधिक सहायक है। तो भैया सबसे अधिक सहायक की अगर बात करें तो हमें एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। अगर सी को भी हटा दें, प्लास्टिक को नदी में बहाना नहीं, रासायनिक पदार्थ खुले में फेंकना, ये बिल्कुल नहीं होता है। नदी को कचरा नहीं, बिल्कुल जो सही आंसर सीवेज औद्योगिक अपशिष्ट का उचित उपचार करना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को केवल विज्ञान की तरह पढ़ाना उचित नहीं है क्योंकि ईवीएस क्या है, केवल सामाजिक विज्ञान है। क्या ये आंसर आपका हो सकता है? सी ऑप्शन केवल जीव विज्ञान है, केवल पर्यावरण प्रदूषण संबंधित नहीं। जो बिल्कुल सटीक आंसर है, बच्चे के प्राकृतिक सामाजिक संस्कृत परिवेश को जोड़ता है, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके 18वें का, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को केवल विज्ञान की तरह पढ़ाना उचित नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आज का प्रश्न 19वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है, बच्चों को प्रवासी पक्षियों के बारे में समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो प्रवासी पक्षियों के बारे में समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? देखिए प्रवासी पक्षियों को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि उनको चित्र पक्षियों के प्रवास से संबंधित जानकारी का उपयोग करना ही बिल्कुल सही तरीका होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए कि उनको उदाहरण देखकर उनकी सहायता से भी उनको जो समझ सकते हैं और पक्षी कहाँ कहाँ जाते हैं और किन कारणों से वो प्रवास करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं उनको समझाना होता है, सभी संबंधित जानकारी देना होता है मानचित्र पक्षियों के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20वां और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ईवीएस मूल्यांकन का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है। देखिए ईवीएस मूल्यांकन का अगर बात की जाए, ईवीएस मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है और आप सभी जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों ने क्या समझा, उसकी सोच कैसी है और उसने यानी उसे सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है, ठीक है ना। और इसलिए जो आपका मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता, ना कि केवल अंतिम परीक्षा का माध्यम। तो केवल बच्चों को अंक देना तो बिल्कुल ही नहीं होता है, ये हमने आपको बता ही दिया है, अभी बताया है। केवल मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं होता है, केवल कमज़ोर बच्चों की पहचान करना नहीं होता, केवल परीक्षा परिणाम तैयार करना नहीं, यानी बच्चों की समझ और सीखने की प्रक्रिया को जानना कि बच्चे की उसकी सोच कैसी है, उसे सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर क्लास सीटेट के लिए यहाँ पर लिया गया था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है, PYQ प्रश्न यहाँ पर शामिल थे, कुछ नए पैटर्न पर भी मैंने वीडियो डाले हैं, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।